हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, यह कहानी रंजिशे इश्क भाग 8 है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी कहानी पसंद आ रही होगी। चलिए हम इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। नैना अपना फ़ोन देखते हुए, हेलो कुणाल, तुम सुन रहे हो ना? तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही है। तभी उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। जैसे ही उसने अपनी गर्दन घुमाकर पीछे देखा, उसके होश उड़ गए। सामने कुछ ही दूरी पर कुणाल खड़ा था। स्टाइलिश अंदाज में कान पर फोन लगाए और चेहरे पर एक शरारती मुस्कान लिए उसने हाथ के इशारे से नैना को हाय कहा। नैना की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि जिस कुणाल से वह देहरादून में बिछड़ कर आई थी, वह इस वक्त उसके सामने भोपाल के इसी मॉल की पार्किंग में खड़ा है। वह हैरानी और खुशी के मिले जुले स्वर में, कुणाल, तुम यहाँ? वह समझ नहीं पा रही थी कि इस अचानक मिले सरप्राइज पर कैसे रिएक्ट करे। उधर नैना और अदिति भी यह नज़ारा देखकर सन रह गई थी। अदिति के चेहरे पर तो मैंने कहा था ना वाली मुस्कान थी, लेकिन नैना की चिंता अब और बढ़ गई थी। मॉल के एक कोने में स्थित शांत और स्टाइलिश कॉफी शॉप में नैना और कुणाल एक दूसरे के सामने बैठे थे। मेज पर रखी कॉफी से भाप उठ रही थी, लेकिन नैना का पूरा ध्यान कुणाल के अचानक यहाँ होने पर था। वहीं थोड़ी दूरी पर एक दूसरी टेबल पर बैठी नैना और अदिति उन दोनों को लगातार घूर रही थी। नैना के माथे पर चिंता की लकीरें गहरी थी, जबकि अदिति मजे से अपनी कोल्ड कॉफी की चुस्कियां लेते हुए इस रोमांटिक ड्रामे का लुत्फ उठा रही थी। नैना धीमे स्वर में पूछी, कुणाल, तुम यहाँ भोपाल में, वो भी इतनी अचानक? तुमने एक बार बताया तक नहीं कि तुम आ रहे हो। कुणाल ने नैना की आंखों में गहराई से देखा और शिकायत भरे लहजे में मगर बहुत ही प्यार से कहा, क्या करता नैना, तुम तो यहाँ भोपाल आकर मुझे जैसे भूल ही गई थी। न ठीक से फोन न मैसेज, पर मेरा दिल वो यहाँ एक पल भी तुम्हारे बिना चैन से नहीं रह पा रहा था। तुम्हें देखने की तरफ इतनी बढ़ गई थी कि बस अगली फ्लाइट पकड़ी और चला आया। नैना बेपरवाह होकर बोली, कुणाल प्लीज मजाक छोड़ो और सच बताओ, सिर्फ मुझसे मिलने के लिए तुम इतनी जल्दी यहाँ नहीं आ सकते। अचानक भोपाल आने की असली वजह क्या है? कुणाल ने एक गहरी और लंबी सांस ली। उसका चेहरा अब थोड़ा गंभीर हो गया था। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ नैना, सच तो यह है कि अब मैं भोपाल में ही रहूँगा। जब मैं देहरादून से अपने घर वापस गया तब मुझे पता चला कि मेरा भाई इन दिनों भोपाल में ही है। नैना की भव्य हैरानी से तन गई। उसने आज तक कुणाल के मुंह से किसी भाई का नाम नहीं सुना था। तुम्हारा भाई? तुमने तो कभी अपने किसी भाई का आज तक जिक्र नहीं किया। कुणाल ने कहा, जिक्र नहीं किया क्योंकि वो कभी हमारे साथ रहे ही नहीं। सालों पहले वह घर छोड़कर चले गए थे। हम में से किसी को नहीं पता था कि इतने साल वो कहाँ थे। वह किसी भी तरह से हमसे कांटेक्ट में नहीं थे, लेकिन डैड कोशिश करते रहे और 1 महीने पहले उन्होंने डैड को बताया कि वो भोपाल आए हैं। वह घर तो नहीं लौटे, इसलिए मैं ही उनसे मिलने यहाँ चला आया। नैना खामोशी से कुणाल की बातें सुन रही थी। कुणाल ने आगे बताया, दरअसल नैना, हम दोनों सौतेले भाई हैं। उन्हें मेरी माँ पसंद नहीं है, इसलिए उन्होंने परिवार से नाता तोड़ लिया था। पर जहाँ तक मेरी बात है, वो मुझसे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करते हैं। हमारे बीच का रिश्ता बहुत गहरा है। भले ही हम सालों तक दूर रहे हों, लेकिन हमारे बीच में दूरियां कभी नहीं आई। नैना ने कुणाल की ओर देखते हुए पूछा, क्या तुम्हारे भाई को पता है कि तुम भोपाल में हो? कुणाल के चेहरे पर मीठी मुस्कान थी और बोला, नहीं नैना, मैं उन्हें सरप्राइज देना चाहता हूँ। मैं उन्हीं से मिलने जा रहा था, तभी रास्ते में तुम मुझे दिख गई। मैं तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ तक आ गया और पार्किंग एरिया में तुम्हारा बाहर आने का इंतजार करने लगा, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि तुम मॉल के किस कोने में हो, और फ़ोन भी नहीं कर सकता था क्योंकि मैं तुम्हें भी सरप्राइज देना चाह रहा था। नैना के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई, लेकिन तभी कुणाल ने धीरे से उसकी हथेलियों को अपने हाथों में ले लिया। उसकी आंखों में एक संजीदा सवाल था, नैना, क्या तुमने अपने घर में हमारे रिश्ते के बारे में बात की? उसका सवाल सुनते ही नैना का चेहरा गंभीर हो गया। उसने कई बार त्रिशा को बताने की कोशिश की थी,
पर त्रिशा हमेशा अपने काम या अतीत की उलझनों में इतनी बिजी रहती थी कि नैना कभी हिम्मत ही नहीं जुटा पाई। वह अपनी नजरें चुराते हुए बोली, अभी तक तो नहीं कुणाल, पर बहुत जल्द मैं बात कर लूंगी। खैर, अब तुम्हें निकलना चाहिए। तुम अपने भाई के पास जाओ, वह तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगे। कुणाल ने उत्साह से कहा। हाँ, और एक बात और, अब मैं अपने भाई की कंपनी ही ज्वाइन करने वाला हूँ। जब तुम्हारे घर वालों को पता चलेगा कि मैं इतनी बड़ी कंपनी का हिस्सा हूँ, तो उनके पास मुझे मना करने का कोई बहाना नहीं रहेगा। नैना को कुणाल के आत्मविश्वास से थोड़ी तसल्ली मिली। तभी नैना अपनी चेयर से उठी और तेजी से उनके पास आई। उसके चेहरे पर बेचैनी साफ थी। नैना, रात के 9 बज चुके हैं, बहुत देर हो गई है। हमें फौरन घर निकलना चाहिए, वरना दादाजी और भाई बहुत परेशान हो रहे होंगे। तुम्हें पता है ना घर के नियम। नैना और कुणाल ने एक दूसरे को देखा। फिर नैना ने कुणाल को बाय कहकर वहां से निकल गई। रात के 9 बज चुके थे। रघुवंशी विला की भव्यता रोशनी में नहाई थी। एक शानदार ब्लैक सेडान कार गेट पर आकर रुकी और उसमें से कल्याण सिंह, उनकी पत्नी और उनका बेटा वरुण उतरे। पृथ्वी रघुवंशी ने खुद आगे बढ़कर उनका स्वागत किया। रणविजय और मीरा भी वहीं थे। उनके चेहरे पर औपचारिकता भरी मुस्कान थी। रणविजय जी और घर के बाकी सदस्यों को यही लग रहा था कि यह सिर्फ एक बिजनेस डिनर है, क्योंकि पृथ्वी जी ने अब तक इस रिश्ते की बात को अपने तक ही रखा था। डाइनिंग टेबल पर महंगे पकवान सज चुके थे। ठीक उसी वक्त त्रिशा घर के अंदर कदम रखती है। उसके चेहरे की रंगत उड़ गई थी। आंखें पत्थर की तरह बेजान लग रही थी। जैसे ही उसकी नजर डाइनिंग टेबल पर बैठे मेहमानों पर पड़ी, उसके जेहन में एक साथ कई खौफनाक सवाल कौंध गए। वह चुपचाप अपने कमरे की ओर बढ़ने ही वाली थी कि पृथ्वी जी की भारी आवाज हॉल में गूंजी। त्रिशा, यहाँ आओ बेटा। देखो, कल्याण सिंह और उनका परिवार आया है, इनसे मिलो। ना चाहते हुए भी त्रिशा के कदम डाइनिंग टेबल की ओर बढ़ गए। कल्याण सिंह और उनकी पत्नी ने मुस्कुराकर उसका अभिवादन किया और फिर एक औपचारिक बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। उसी समय बाहर कार के रुकने की आवाज आई। नैना, नैरा और अदिति हाथों में शॉपिंग बैग्स थामे चहकती हुई विला के अंदर दाखिल हुई। वे अपनी शॉपिंग की बातों में इतनी मशगूल थी कि उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि अंदर क्या चल रहा है। जैसे ही तीनों ने डाइनिंग एरिया की तरफ देखा, उनकी हंसी अचानक गायब हो गई। नैना ने देखा कि पृथ्वी जी के साथ कुछ अनजान लोग बैठे हैं। उनके इशारे पर नैना और नैरा भारी कदमों से आगे बढ़ी। दोनों हाथ जोड़कर धीमे स्वर में नमस्ते कहा। कल्याण सिंह और उनकी पत्नी की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उन्होंने कोई कीमती जागीर देख ली हो। लेकिन सबसे ज्यादा असहज करने वाली नजर वरुण की थी। वह बिना पलक झपकाए नैना को ऊपर से नीचे तक ऐसे देख रहा था जैसे वह कोई लड़की नहीं बल्कि बाजार में रखी कोई वस्तु हो। वरुण की उन भूखी नजरों ने नैना के अंदर एक सिहरन पैदा कर दी। उसे वह स्पर्श याद आया जो शोरूम के अंधेरे में मिला था। वह स्पर्श अनजान था, पर उसमें एक गरिमा और सुरक्षा थी। इसके विपरीत वरुण की नजरों में उसे सिर्फ असुरक्षा और बेचैनी महसूस हुई। बिना एक पल और रुके नैना ने अपनी नजरें झुकाई और तेज कदमों से सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। नैना और नैरा के ऊपर जाते ही हॉल में एक भारी शांति छा गई। पृथ्वी रघुवंशी के चेहरे पर एक कुटिल संतोष था। उन्होंने नैना को रोकने की कोशिश तक नहीं की, क्योंकि वो जानते थे अगर नैना को इस वक्त जरा भी भनक लगी तो वह पूरे मेहमानों के सामने बगावत कर देगी। वह नैना के अरियल मिजाज से वाकिफ थे। पृथ्वी जी ने कल्याण सिंह की ओर देखा और एक संक्षिप्त सिर हिलाया। उन्होंने कल्याण सिंह को नैना और नैरा दोनों की तस्वीरें भेजी थी, लेकिन वरुण की नजरें जैसे ही नैना की तस्वीर पर पड़ी थी, उसने साफ कर दिया था कि उसे सिर्फ नैना ही चाहिए। डिनर खत्म हुआ। कल्याण सिंह अपने परिवार और वरुण के साथ विदा हुए। जैसे ही उनकी गाड़ियां विला के गेट से बाहर निकली, रघुवंशी विला के अंदर का सन्नाटा और भी डरावना हो गया। हॉल अचानक जैसे अपनी सांसें रोक बैठा था। हवा भारी हो चुकी थी। दीवारों पर टंगी घड़ी की टिक टिक भी अब चुभने लगी थी। सौरवीर, त्रिशा और रणविजय जी के साथ साथ सबके चेहरे पर हैरानी, गुस्सा और अविश्वास साफ झलक रहा था।
पृथ्वी रघुवंशी के एक फैसले ने पूरे घर की नींव हिला दी थी। वीर एकदम से भड़क उठा। वह गुस्से और हैरानी में पूछा, ये क्या कह रहे हैं आप दादाजी? आपने नैना की शादी कल्याण सिंह के बेटे से फिक्स कर दी और हमें भनक तक नहीं लगने दी। नैना अभी सिर्फ 22 साल की है, उसकी पढ़ाई बाकी है और सबसे बड़ी बात है कि उससे बड़ी नायरा है, मैं हूँ, फिर सीधे नैना ही क्यों? वही त्रिशा का सब्र का बांध भी टूट गया। वह भराई आवाज में बोली, आपने सोचा भी कैसे डैड? क्या आपको लगा कि मैं अपनी बेटी को चुपचाप किसी के भी साथ बांध दूंगी? ऐसा कभी नहीं होगा। वह आगे बढ़ी, आंखों में आग थी। आपको सबसे पहले मेरी बेटी की मर्जी जाननी चाहिए थी, उसके बाद आपको ये फैसला लेना चाहिए था। तभी पूरे हॉल में पृथ्वी रघुवंशी की दहाड़ गूंज उठी, एक ऐसी दहाड़ जिसने सबकी आवाजें कुचल दी। बस, बहुत हुआ ये तमाशा। वह अपनी छड़ी जमीन पर पटकते हुए बोले, फैसला मेरा है और मानना तुम सबको पड़ेगा। ये रिश्ता इस खानदान की साख और भविष्य के लिए जरूरी है। कल्याण सिंह ने नैना को पसंद किया है और मैं अपनी जबान दे चुका हूँ। एक पल की खामोशी के बाद उनका आखिरी वार पड़ा और कान खोलकर सुन लो, शादी 2 दिन बाद ही होगी। पूरा हॉल जैसे जम गया। 2 दिन बाद हर चेहरे पर सन्नाटा, हर दिल में तूफान। जैसे ही पृथ्वी रघुवंशी ने 2 दिन बाद शादी की बात कही, त्रिशा के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उसकी आंखों में अविश्वास और गुस्सा एक साथ उमड़ पड़ा। उसने अपनी मुट्ठियां इतनी जोर से कसी कि उसके नाखून उसकी हथेलियों में चुभने लगे। कांपती और गरजती हुई आवाज में बोली, 2 दिन? यानी आपने यह रिश्ता बहुत पहले ही पक्का कर लिया था? इसका मतलब आज का यह डिनर, यह दिखावा था? सब सिर्फ एक औपचारिकता थी? आपने हमसे, अपनी ही बेटी से यह सच छुपाया? हमारी मर्जी जाने बिना ही नैना की किस्मत का सौदा कर लिया? पृथ्वी जी शांत खड़े रहे, मानो त्रिशा की बातें उन पर कोई असर नहीं कर रही हो। त्रिशा उनकी चुप्पी से और भी आग बबूला हो गई। डैड, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? नैना मेरी बेटी है और आपकी पोती। क्या हमारी जज्बातों की कोई कीमत नहीं है आपके लिए? आपने अपनी जुबान दे दी, फैसला सुना दिया। शादी कोई गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है डैड, जहां आप अपनी मर्जी चलाएं। उसे हक है अपना जीवन साथी चुनने का। आप इस तरह उसका भविष्य किसी अजनबी के हाथ में नहीं सौंप सकते। यह सरासर गलत है। रणविजय जी भी त्रिशा का साथ देते हुए हिम्मत जुटाकर बोले, हाँ डैड, त्रिशा सही है और एक पल के लिए मान भी लिया तो ऐसे में हम नैना को इस शादी के लिए कैसे मनाएंगे? मुझे नहीं लगता कि वो वरुण के लिए राजी होगी। पृथ्वी रघुवंशी की सर्द आवाज पूरे हॉल में पत्थर की तरह गिरी। मुझे त्रिशा से अकेले में बात करनी है, बाकी सब यहाँ से जाओ। यह सुनते ही सभी के चेहरे पर हैरानी छा गई, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि सवाल कर सके। पृथ्वी रघुवंशी का हुक्म पत्थर की लकीर था। वे सब खामोशी से अपने कमरे की ओर बढ़ गए। हॉल में अब सिर्फ बाप और बेटी बचे थे। त्रिशा की आंखों में गुस्सा और दर्द एक साथ तैर रहे थे। वहीं पृथ्वी जी बोले, त्रिशा, मैं जो कर रहा हूँ नैना के लिए और इस परिवार के लिए वही सही है। आखिर तुम चाहती क्या हो? अगर उस मृत्युंजय रनावत को पता चल गया कि नैना तुम्हारी बेटी है, तो क्या तुम्हें लगता है कि वह उसे छोड़ देगा? वह उसे शिकार बना लेगा। वरुण से शादी ही नैना की ढाल है। मृत्युंजय के नाम सुनते ही त्रिशा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके जहन में ऑफिस का वह मंजर घूमने लगा जहां मृत्युंजय ने साफ शब्दों में कहा था, मैं आपका होने वाला दामाद हूँ। मृत्युंजय की आंखों में उसे अपनी बेटी के लिए बेइंतहा नफरत और रंजिश साफ दिखाई दे रही थी। हॉल में रोशनी मध्यम थी पर शब्दों की तपिश बढ़ती जा रही थी। पृथ्वी रघुवंशी ने अपनी आंखों में एक क्रूर चमक के साथ त्रिशा की ओर देखा। त्रिशा, 18 साल पहले तुमने नैना को खुद से दूर रखा ताकि मृत्युंजय की नज़र उस पर न पड़े। तुमने और मैंने मिलकर नैना और नैरा की पहचान के बीच एक ऐसा भ्रम पैदा किया कि मृत्युंजय आज तक इसी उलझन में रहा कि तुम्हारी असली बेटी कौन है। हमारी यह चाल हमेशा कामयाब रही। यह सुनते ही
त्रिशा के चेहरे पर एक फीकी मुस्कान थी। वह मन ही मन सोच रही थी, काश आप जानते कि वह शिकारी भ्रम में नहीं है। उसे सब पता है, पर वह यह सच बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। उसने गहरी सांस ली और बोली, वह सब मुझे नहीं मालूम है डैड, लेकिन मैं अपनी बेटी को जबरदस्ती किसी के साथ नहीं बांध सकती। अगर नैना अपनी मर्जी से राजी होती है तो ठीक है, पर अगर उसने इनकार किया तो मैं उसका साथ दूंगी। पृथ्वी रघुवंशी की मुठ्ठियां कस गई। उसकी आंखों में वही बगावत दिख रही थी जो उन्होंने 20 साल पहले त्रिशा की आंखों में देखी थी। उनके चेहरे पर एक सातिर मुस्कान उभरी। नैना को मनाना तुम्हारा काम है त्रिशा, याद रखना 2 दिन बाद यह शादी है। अगर उसने इनकार किया तो मुझे वह करना पड़ेगा जो तुम्हें कतई पसंद नहीं आएगा। मुझे नैना को वह सच बताना पड़ेगा जिसे तुमने सालों से सीने में दफन कर रखा है। त्रिशा के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। उसका गला सूख गया। वह कांपती आवाज में बोली, आप मुझे हर बार इस तरह ब्लैकमेल नहीं कर सकते हैं डैड। आखिर आप मुझे समझते क्या हैं? आपको जरा भी गिल्ट नहीं कि आप अपनी ही बेटी को हर बार मजबूर करते हैं? पृथ्वी जी ने सख्त आवाज में कहा, बिल्कुल भी नहीं। मैं कर सकता हूँ त्रिशा। इस परिवार के लिए मुझे तुम्हें बार बार तोड़ना पड़े तो मैं तोड़ूंगा। सोच लो, क्या तुम चाहती हो कि नैना को सच पता चले कि तुम उसे कहाँ से लेकर आई हो? जिस दिन उसे उसका सच मालूम चला तो वह टूट जाएगी। वह खुद से नफरत करने लगेगी और फिर वह तुमसे खुद को अलग कर लेगी। यह सुनते ही त्रिशा का शरीर जैसे सुन पड़ गया। पृथ्वी जी के शब्द उसके दिल को छलनी कर रहे थे। पृथ्वी जी ने आखिरी बार कहा, 2 दिन बाद नैना मुझे सीधे मंडप में मिलनी चाहिए। और फिक्र मत करो, शादी इतनी धूमधाम से होगी कि उसकी गूंज उस मृत्युंजय रनावत के कानों के पर्दे फाड़ देगी। इतना कहकर वह भारी कदमों के साथ अपने कमरे की ओर चले गए और पीछे छोड़ गए एक ऐसी माँ को जो अपनी ही सच्चाई के बोझ तले दबी जा रही थी। वही नैना अपने कमरे में दाखिल हुई, तभी पीछे से नायरा और अदिति भी कमरे के अंदर आई और नायरा ने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। उसका चेहरा गुस्से और डर से लाल था। वह नैना को अपनी तरफ घुमाते हुए पूछी, ये सब क्या है? तू पागल हो गई है क्या? नैना शांत लहजे में बोली, तू किस बारे में बात करी नायरा? नायरा सख्त तू जानती है। नायरा सख्त होकर बोली, मैं किस बारे में बात करी हूँ? वह कुणाल, तूने उससे प्यार कर लिया और मुझे बताना तक जरूरी नहीं समझा? नैना, अगर दादाजी को इस बारे में भनक भी लगी ना तो अंजाम तू सोच भी नहीं सकती है। हमारे घर में प्यार शब्द की कोई जगह नहीं है। यहाँ तक कि भाई और बाकी सब ने भी कभी इस लक्ष्मण रेखा को पार नहीं किया, तो तूने यह हिम्मत कैसे की? नैना ने एक गहरी और ठंडी सांस ली। उसने अपनी आंखें मूंद ली और फिर गंभीरता के साथ खोली। नैना, इसमें इतना हाइपर होने वाली बात क्या है बहन? देख, ऐसी बात नहीं है कि मैं किसी के प्यार में पागल हूँ, लेकिन कुणाल एक अच्छा लड़का है। एक लड़की को अपने लाइफ पार्टनर में जो खूबियाँ चाहिए होती है वह सब उसमें है। और वैसे भी कभी ना कभी तो शादी करनी ही है, तो सोचा कुणाल से बेहतर ऑप्शन क्या होगा। मैं कम से कम उसे जानती और समझती हूँ। देख, मैं वैसी लड़की नहीं जो अरेंज मैरिज के नाम पर किसी भी अजनबी से शादी कर ले। इसलिए मैंने कुणाल को चुना ताकि मैं अपनी लाइफ अपनी शर्तों पर जी सकूं। नैरा अपनी सिर हिलाते हुए चिंता से पूछी, और अपने इस रिश्ते के लिए दादाजी को कैसे मनाएगी? नैना बड़े प्यार से उसके गाल को खींचते हुए कहा, पहले मुझे मॉम से बात करनी होगी। मुझे पूरा विश्वास है वह पक्का दादाजी को मना लेंगी। तू चिंता मत कर। मुझे नहीं पता दादाजी क्या करेंगे, लेकिन एक बात साफ है, मैं अपनी खुशियों के लिए पूरी दुनिया से बगावत कर सकती हूँ, पर अपनी फ्रीडम के साथ समझौता कभी नहीं करूँगी। नैना के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन नैरा और अदिति की आंखों में अभी भी घबराहट और खौफ था। त्रिशा ने कांपते हाथों से नैना के कमरे का दरवाजा खोला। अंदर का नजारा बाहर की कड़वी दुनिया से बिल्कुल अलग थी। वह बेफिक्र होकर सोई हुई थी। उसके चेहरे पर मीठी मुस्कान थी। वह मासूमियत त्रिशा के कलेजे को चिर रही थी।
वह दबे पांव चलकर नैना के सिरहाने बैठी। उसकी आंखों से आंसू गिरकर नैना की चादर को भिगो रहे थे। वह अपनी बेटी के चेहरे को निहार रही थी और उसके दिमाग में तूफान चल रहा था। एक तरफ मृत्युंजय की वो सर्द आवाज गूंज रही थी, आपकी गुनाहों की सजा आपकी बेटी काटेगी, मैं उसकी जिंदगी हेल बना दूंगा। दूसरी तरफ पृथ्वी रघुवंशी का वो जहरीला ब्लैकमेल, उसे बता दूंगा कि तुम उसे कहाँ से लाई हो। और सबसे बड़ी चोट, नैना की वो बातें जो त्रिशा ने अभी कुछ देर पहले दरवाजे के बाहर खड़े होकर सुनी थी। मैं कुणाल से शादी करूंगी, मैं किसी अजनबी के साथ नहीं बंध सकती। त्रिशा का गला भर आया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपनी बेटी को किस मौत से बचाए। अगर वह कुणाल के साथ खड़ी होती है तो पृथ्वी जी नैना की पहचान छीन लेंगे। अगर वह यह शादी होने देती है तो नैना की खुशियों की बलि देनी होगी। वह मन मन सिसकते हुए, मेरी बच्ची, काश तू कभी बड़ी न होती। तेरी यह मुस्कान कल सुबह तक गायब हो जाएगी। मैं तुझे कैसे मनाऊं नैना, कैसे तुझे उस बेदी पर चढ़ा दूं जहां तेरी खुशियों की बलि चढ़नी है। उसने धीरे से नैना के माथे को चूमा। उसे लगा जैसे वह अपनी बेटी से आखिरी बार मिल रही हो, क्योंकि जब वह नैना को शादी की खबर देगी तो शायद वह नैना उसे फिर कभी मां न कहे। लेकिन उसने अपने अंदर की हिम्मत को समेटी। मुझे यह करना ही होगा बच्चा, अपनी माँ को माफ कर देना। मैं किसी भी कीमत पर मृत्युंजय रनावत को नहीं जीतने दे सकती, क्योंकि उसकी नफरत और उसकी आग तुम्हें जला देगी। वहीं कुणाल अपनी बाइक पर हवा से बातें कर रहा था। उसके कानों में नैना की मीठी बातें गूंज रही थी। वह अपने भाई के घर के पास पहुंचने ही वाला था। चेहरे पर एक जीत वाली मुस्कान थी, मानो उसने दुनिया की सबसे कीमती चीज हासिल कर ली हो। वह इस बात से बिल्कुल अनजान था कि अंधेरे में कोई साया उसका पीछा कर रहा है। तभी एक सुनसान ट्रैफिक सिग्नल पर कुणाल की बाइक रुकी। रात के इस पहर में वहां सन्नाटा पसरा था। अचानक दो काली कांच वाली एसयूवी तेजी से आई और कुणाल की बाइक के दोनों तरफ सटकर खड़ी हो गई। कुणाल को थोड़ा अजीब लगा। उसने हेलमेट के अंदर से उन गाड़ियों को देखने की कोशिश की, पर कुछ साफ नहीं दिखा। जैसे ही सिग्नल हरा हुआ और कुणाल ने बाइक आगे बढ़ानी चाहिए, दोनों गाड़ियों ने उसे बुरी तरह घेर लिया। वह घबराते हुए, अरे ये क्या बदतमीजी है, गाड़ी हटाओ। इससे पहले कि वह स्टैंड लगा पाता या शोर मचा पाता, गाड़ियों के दरवाजे खुले। नकाबपोश आदमी बिजली की रफ्तार से बाहर निकले। कुणाल ने संभलने की कोशिश की, पर एक भारी रॉड से उसके सिर के पिछले हिस्से पर जोरदार वार किया गया। कुणाल की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसकी बाइक जमीन पर गिरी और वह बेदम होकर सड़क पर लुढ़क गया। उन लोगों ने बिना वक्त जाया किए कुणाल को उठाया और गाड़ी की पिछली सीट पर फेंक दिया। कुछ ही सेकेंड में वो गाड़ियां धुएं की तरह ओझल हो गई। सड़क पर रह गई तो सिर्फ कुणाल की गिरती हुई बाइक और उसका मोबाइल, जिसकी स्क्रीन पर अभी भी नैना की तस्वीर चमक रही थी। ऐसे ही 2 दिन बीत गए। इन 48 घंटों में रघुवंशी विला के भीतर हवा भी जैसे अनुमति लेकर चल रही हो। इस बीच नैना कई बार त्रिशा से बात करनी चाहिए अपने और कुणाल के रिश्ते को लेकर, लेकिन त्रिशा कोई ना कोई बहाना बना लेती। पृथ्वी रघुवंशी का सख्त आदेश था, नैना को इस शादी की भनक तक नहीं लगनी चाहिए जब तक बारात दरवाजे पर ना आ जाए। वे जानते थे अगर नैना को वक्त मिला तो वह या तो भाग जाएगी या पूरे परिवार से बगावत कर लेगी। उसे सोचने का मौका ही नहीं देना था। वीर और शौर्य, जो नैना को अपनी जान से ज्यादा प्यार करते थे, अंदर ही अंदर घुट रहे थे। उनकी आंखें अपनी बहन का मासूम चेहरा देखकर भर आती, पर वो खामोश थे। यह डर नहीं था, बल्कि दादाजी पर उनका अंधविश्वास था। उन्हें लगता था कि पृथ्वी जी जो भी फैसला लेते हैं उसमें परिवार की भलाई ही होती है। सुबह की पहली किरण के साथ ही विला का नजारा बदल गया। मोगरे की फूलों की महक और झिलमिलाती लाइटों से पूरे घर को किसी महल की तरह सजाया जा रहा था। नौकरों की भागदौड़ और शहनाई की धीमी आवाज ने विला के सन्नाटे को चिर दिया। ऊपर बैल्कनी में खड़ी नैना, नैरा और अदिति ये सब देखकर दंग थी। नैना हैरानी से नीचे देखते हुए, ये सब हो क्या रहा है? अचानक इतनी सजावट, आज घर में कोई फंक्शन है क्या? किसी ने तो हमें कुछ नहीं बताया।
अदिति आशंका के साथ अपनी दिमाग दौड़ाते हुए बोली, मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है नैना। सजावट तो देख ऐसी है जैसे आज यहाँ किसी की शादी होने वाली है। नैना भी बोली, शादी? पर किसकी? वीर भाई की तो शादी अभी तक तय भी नहीं हुई है। उन तीनों के चेहरे पर चिंता की लकीरें थी। शाम के साए गहराने लगे थे और विला के बाहर ढोल नगारों की आवाज तेज होती जा रही थी। नैना अपने कमरे में इधर उधर टहल रही थी। उसका मन किसी अनहोनी की आशंका से बैठा जा रहा था। तभी दरवाजा खुला और त्रिशा अंदर दाखिल हुई। उसके हाथों में लाल सुर्ख लहंगा और गहनों का थाल था। उसकी आंखें सूजी हुई थी, मानो वो सदियों से रोई हो। उसे देखते ही नैना, नैरा और अदिति के चेहरे का रंग उड़ गया। त्रिशा कांपती हुई आवाज में नजरें झुकाकर बोली, नैना यह जोड़ा पहन लो बेटा। यह सुनते ही नैना के पैरों तले जैसे जमीन फट गई। उसे अपनी माँ की आवाज पर यकीन नहीं आया। वह अविश्वास के साथ बोली, मॉम ये आप क्या कह रही हैं? ये जोड़ा, ये गहने किस लिए? घर में ये सजावट और बाहर ये शोर किस बात का है? आखिर हो क्या रहा है? कोई मुझे बताएगा? त्रिशा ने एक गहरी और जहरीली सांस ली। उसने अपनी ममता को पत्थर के नीचे दबाया और पत्थर दिल होकर बोली, आज तुम्हारी शादी है नैना, कल्याण सिंह जी के बेटे वरुण के साथ। बारात बस दरवाजे पर आने ही वाली है। कमरे में ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे किसी की मौत हो गई हो। नैरा और अदिति का मुंह खुला का खुला रह गया। नैना को लगा जैसे किसी ने उसके कान के पास बम फोड़ दिया हो। उसे धुंधला दिखाई देने लगा। वह चीखते हुए बोली, शादी? मॉम आप होश में तो हैं? मेरी शादी और मुझे ही नहीं मालूम? बिना मेरी मर्जी के, बिना मुझसे पूछे? नैरा भी गुस्से से बोली, बुआ ये आप क्या कह रही हैं? नैना कोई सामान नहीं जिसे आप किसी को भी दान कर दें। दादाजी ने यह सब किया है ना, आप उन्हें रोक क्यों नहीं रही है? सवालों का तूफान कमरे में गूंज रहा था, लेकिन त्रिशा खामोश थी। उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। 1 घंटे बाद नैना लाल जोरे दुल्हन की तरह रघुवंशी विला की ऊंची दीवारों से बहुत दूर निकल आई थी। रात का सन्नाटा उसे डरा रहा था। वह एक कोने में छिपकर पागलों की तरह कुणाल का नंबर डायल कर रही थी। वह घबराहट में बड़बड़ाते हुए, कुणाल प्लीज प्लीज फोन उठाओ। पर दूसरी तरफ से सिर्फ एक ही जवाब मिल रहा था, द नंबर यू आर कॉलिंग इज करेंटली स्विच्ड ऑफ। नैना ने बेबसी में फोन नीचे रख लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, पर इरादा पक्का था। पता नहीं कुणाल का फोन क्यों बंद है। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ, पर मैं यहाँ और इंतजार नहीं कर सकती। मुझे फौरन देहरादून के लिए निकलना होगा। वहाँ मेरा बचपन बीता है। वो शहर मेरे लिए अनजान नहीं है। मैं देहरादून पहुंचकर कुणाल को मैसेज कर दूंगी, वो वहीं आ जाएगा। फिर हम इतनी दूर चले जाएंगे जहाँ दादाजी की परछाई भी हमें ना छू सके। अपने लहंगे को उठाया और उसके दुपट्टे को कसकर बांधा और तेज कदमों से बस स्टैंड की ओर बढ़ने लगी। वहीं सड़क के किनारे खड़े एक पेड़ की घनी छाया से एक साया निकला। नैना ने पीछे कदमों की आहट सुनी, पर इससे पहले कि वह पलटकर देखती, एक मजबूत हाथ ने पीछे से उसका मुंह दबोच लिया। एक नशीली दवा में डूबा हुआ रुमाल उसकी नाक पर कस दिया गया। नैना ने छटपटाने की कोशिश की। उसकी उंगलियां उस अजनबी के हाथ को खरोंचने लगी, लेकिन दवा का असर बिजली की तरह उसके दिमाग पर चढ़ा और फिर उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। घुटने जवाब दे गए और वह उस अजनबी की बाहों में बेजान होकर गिर पड़ी। उस शख्स ने नैना को उठाया और पास की खड़ी एक काली कार की पिछली सीट पर डाल दिया। कार के शीशे चढ़े और वह तेजी से अंधेरे में ओझल हो गया। कुछ देर बाद नैना की पलकें भारी थी। दवा का असर अभी पूरी तरह उतरा नहीं था, जिससे उसे सब कुछ धुंधला और तैरता हुआ सा महसूस हो रहा था। उसका सिर किसी भारी पत्थर की तरह दुख रहा था, लेकिन जैसे ही उसके जहन में अभी कुछ देर पहले की यादें बिजली की तरह कौंधी, उसका भागना, वह अजनबी हाथ, वह नशीली रुमाल, वह झटके से उठ बैठी। वह अभी भी उसी सुर्ख लाल जोड़े में थी, जो अब धूल और मिट्टी से सन चुका था। जैसे ही उसने अपनी गर्दन घुमाकर चारों तरफ देखा, उसके गले से एक दबी हुई चीख निकल गई। वह किसी कमरे में नहीं थी, वह एक ऊंचे लोहे के कटीले तारों से बने फाइटिंग रिंग के अंदर थी।
चारों तरफ मोटी लोहे की जाली लगी थी, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ इंसानों की नहीं, खूंखार जानवरों की लड़ाई कराई जाती हो। रिंग के ऊपर एक पुरानी पीली लाइट झूल रही थी, जो रह रहकर टिमटिमा रही थी, जिससे पूरा माहौल और भी डरावना लग रहा था। वह कांपती आवाज में, ये कौन सी जगह है? कोई है यहाँ? बचाओ, प्लीज मुझे यहाँ से निकालो। उसके चिल्लाने की आवाज उस बड़े से हॉल में गूंजकर वापस आ रही थी। जाली के बाहर सिर्फ अंधेरा था और नैना के चेहरे पर पहली बार सिर्फ डर था। क्या होगा आगे? किसने किडनैप किया कुणाल और नैना को? किसके जाल में फंसी नैना? आएगा कहानी में दिलचस्प मोड़। जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कहानी सुनने वाले को शेयर करें और मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।